Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 17th September, so let's get started. But before starting, I would like to tell कि हम लोगों ने आज MSME पर मेंस में सेशन किया है। ठीक, इसमें अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, नए जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, स्किल्ड मैन पावर के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, सिमिलरली फाइनेंसिंग इज वन इशू। ओके, तो इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्कीम्स चला रखी हैं। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, वो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी होगी दोबारा से, बट जब टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेट करके कि क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको ओवरकम करने के लिए ही हम लोग स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आए। ठीक है, किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और एट द सेम टाइम ये हमारे यहाँ सोशल इंक्लूजन को भी इंप्रूव कर रहा है। ओके, तो इसकी बात हमने आज कर ली है। अब उसमें आपका काम क्या बनता है दैट इसके बाद जो भी अब फर्दर इवेंट्स होंगे, जो भी नई चीजें आएंगी इस सेक्टर में, उनसे आपको अपडेट करते हुए चलना है अपने इस टॉपिक को। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपके साथ अफ्रीका डिस्कस किया, उसका भी मोटिव यही है कि जो भी न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते रहेंगे आपके 2025 के मेंस तक, उसे आप अब आगे अपडेट करते चलेंगे जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आप लिख सकते हैं एंड इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चलती रहती हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 प्लस में प्रॉपर सेशन किया था ऑन 17 सितंबर 2023। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे अगर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। बाकी इसमें हम फर्दर अपडेट तब तक नहीं करेंगे जब तक रामनाथ कोविंद पैनल ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उस पर गवर्नमेंट अपना कोई स्टैंड नहीं लेती। ठीक है, तब तक के लिए टॉपिक वहीं पे डन है। फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होंगे उसको हम उसके साथ ऐड कर लेंगे। आपका काम ये होता है कि आप मेंस के जब सेशन हमने किए उसके नोट्स बना के रखें और फिर आगे साथ साथ अपडेट करते चलें। इसी तरीके से आपके नोट्स बनते हैं और मल्टीपल रिवीजन अगर आप टाइमली करते हैं तो आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे अल्टीमेटली। देखिए, प्रीलिम्स की आप टेंशन ना लीजिए, प्रीलिम्स आजकल बहुत ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड हो गया है। एंड देखिए, प्रीलिम्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आप पुराने पीवाईक्यू 2022 23 24 के एक बार गूगल कर लीजिए, आपको उनके लिंक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मिलेंगे तो जरूर। बट द हिंदू के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम लोग डेली एडिशन कवर करते हैं इसमें नहीं होते हैं वो टॉपिक्स जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। वो जनरली पूछता है उसकी जो वेबसाइट से अलग अलग सिटीज और स्टेट पेजेस जो होते हैं। ये कई बार एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, बट उसके ये जो एडिशन आता है यहाँ पे डेली एडिशन या कोई सा भी एडिशन, इसमें प्रिंट एडिशन में नहीं मिलता है, ये हमें उसके डिजिटल एडिशन में मिलता है। ओके, सो इसलिए मैंने जो आपके लिए प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज तैयार की है एनवायरमेंट एंड साइंस टेक की, उसमें आई हैव मेड श्योर कि हम लोग जो भी कर रहे हैं डायरेक्टली उसकी वेबसाइट से रेफर करके कर रहे हैं। द हिंदू में हमने जो किया है वो अपनी जगह है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट एट द सेम टाइम जो द हिंदू का डिजिटल एडिशन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप पीवाईक्यू सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। देखिए, लेकिन जब आप उसी डेट का प्रिंट एडिशन निकालेंगे इसमें आपको मिलेगा नहीं वो। ओके, सो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हमारी बेस्ट होगी, सबसे अच्छी होगी, आई विल मेक श्योर। प्रीलिम्स में आप सिर्फ अपना स्टैटिक कवर कीजिए। ठीक है, उसके अलावा मैं इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी बेस्ड, ठीक है, मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स डाल रखे हैं उस पर, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो एकदम 1 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के। उसमें क्या है कि टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, ओके, अलग अलग इंडेक्स ग्राफ्स एंड ऑल दोस थिंग। तो वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड चीजें मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, ये चीज मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा। उसके बाद फिर जब हम इकोनॉमी की रिवीजन सीरीज करेंगे पिछले 3 साल के अलग अलग न्यूज़पेपर से करंट अफेयर के आर्टिकल्स, तो फिर आपका सारा करंट अफेयर वहां से तैयार हो जाएगा। और आज जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी करंट अफेयर से ही ड्राइव होके आते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये हो गई फालतू की इन्फॉर्मेशन। अभी चलते हैं हम आगे। सो फ्रंट पेज में हमारे यहाँ ऐसा कुछ काम का नहीं है, दोबारा ट्रम्प को असैसिनेट करने की कोशिश की गई यहाँ पर। अब ये न्यूज देखिए जरा, जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन शुड बी ऑन बेसिस ऑफ इनकम रादर देन योर कास्ट, बट सी, दलित गेट एंट्री टू तमिलनाडु टेम्पल आफ्टर पीस टॉक्स। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको इंटरफेयर करना पड़ा मैटर में, क्योंकि एक रोड था मंदिर के अक्रॉस जिसको दलितों को यूज करने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि टेम्पल जो अथॉरिटीज थी वो कह रही थी कि ये रोड टेम्पल का ही पार्ट है, तो यहाँ से दलित लोगों को नहीं गुजरना चाहिए इस तरह के। और आज हम लोग अगर 2024 में इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कुछ सेंचुरीज पीछे चले जाइए।
200 साल, 400 साल, तो ये चीजें किस हद तक हुई होंगी। इसलिए रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे दिया गया था। किसी को सब्जुगेट करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में बाइंड करके रख देना, वो थी इनजस्टिस। उसी को करेक्ट करने के लिए हमने रिजर्वेशन के प्रोविजंस लाए। और अगर ये चीजें आज भी हो रही हैं एक डेमोक्रेसी में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, तो फिर इशू है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि कास्टिज्म जो है वो शायद हमारे देश में लोगों के ब्लड में बसी हुई है। और ये सिर्फ मैं जनरल एंड दलित या ओबीसी के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं विद इन द सेम कम्युनिटी भी कह रहा हूँ। विद इन दलित्स भी ऐसी कई कास्ट हैं जो आपस में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती हैं। कहीं पे पासी हैं, कहीं पे चमारे, वो एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते, वो एक दूसरे में रिश्तेदारी नहीं करते। तो कास्टिज्म बहुत डीपली इंग्राइंड है हमारी सोसाइटी में। इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। बट सच्चाई ये है कि किसी भी कास्ट के नेता को देख लीजिए, वो आपके बच्चों को अपने लिए झंडे उठाते हुए देखना चाहेगा। आप स्कूल कॉलेज बंक करके आइए, हमारी रैलियों में आइए, बट वो अंबेडकर की तरह नहीं कहेगा कि आप स्कूल जाइए, पहले पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ये सब। ऐसे लीडर नहीं रहे हमारे पास। जैसे अंबेडकर जी, बहुत अम्बेडकर, वो ग्रेट थे, वो ग्रेट हैं। ठीक है, आज के लीडर्स की बस की बात नहीं है, चाहे वो दलित समाज से आते हो, चाहे ओबीसी से आते हो, या जनरल से आते हो। दे आर लिविंग फॉर देमसेल्फ नाउ। यहाँ पर दो पॉइंट्स अपने ऐड कीजिएगा आप विमेन एम्पावरमेंट में। फर्स्ट इज, यहाँ पे दिल्ली डीयू का मिरांडा हाउस है, इसने दो चीजें अच्छी की है। लास्ट ईयर इसने एक कोटा इंट्रोड्यूस किया था फॉर दी ऑर्फन स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दिस वाज वन गुड थिंग। सेकेंड इज, इन लोगों ने यहाँ पर एक सिंगल चाइल्ड कोटा भी इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स ऐड कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एजुकेशन या उसकी एम्पावरमेंट के बारे में। अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसको एक कोटा दिया जा सकता है, ताकि एक तो ये हमारी फैमिली प्लानिंग को भी एनकरेज करेगा, साथ में वो जो माइंडसेट है कि यार सिर्फ बेटी है तो इससे तो हमारा वंश नहीं चलेगा एंड ऑल दोस्त फालतू की बातें। ठीक है, तो लोगों को ये लगता नहीं, बेटा तो करना ही है। और उस चक्कर में होता है क्या है कि कई बार दो बेटियां हो गई, तीन बेटियां हो गई, फिर जाके बेटा हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वो फैमिली प्लानिंग सारी शैटर हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए दो चीजें अपने आंसर में ऐड कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल कोट करेंगे आप मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से इसको आप वे फॉरवर्ड में भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, अगर उनमें भी हम इस तरह का एक प्रोविजन डाल दें कि अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आपकी फीस को वेव ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको एक सेपरेट कोटा दिया जा सकता है ऐसी लड़कियों को। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑर्फेंड स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फीस को पूरी तरीके से वेव ऑफ किया जाएगा आपकी ग्रेजुएशन तक। अगर आप ऑर्फन है तो डेफिनेटली आपके लिए एक सेपरेट कोटा रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपके आंसर को एनरिच करेंगे। ठीक, अब देखिए ये सिटी पेज पर है, फालतू की न्यूज है, बट अगेन ये आपको आना चाहिए, और ये धीरे धीरे लर्निंग के साथ ही आता है कि कैसे मैं यहाँ से कंटेंट उठाकर अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, अपने आंसर्स में यूज कर सकता हूँ। ओके, सो ये दोनों पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है कि इलेक्शन पहले जरूरी है, एग्जाम बच्चों के रिक्रूटमेंट वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी इन्होंने यही किया है। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन की वजह से आपने अपने जो स्टेट सिविल सर्विस होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है? और अभी तक कोई न्यू डेट भी अनाउंस नहीं की है, 3 हफ्ते हो चुके हैं। और ये चीज हमेशा होती है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का केस पिछले 5 साल से कोर्ट में चल रहा है। जबकि जब कमलनाथ सरकार गिरी थी तब शिवराज सिंह चौहान यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, ये रात को 12 बजे कोर्ट पहुंच गए थे, नहीं नहीं आप हियरिंग कीजिए, इस पे अर्जेंट मैटर है। ओके, सो हम विश्व गुरु एंड ऑल दो फालतू की बातें करते हैं, बट दी थिंग इज कि हमने अपनी प्रायोरिटी बहुत गलत सेट कर रखी है। पॉलिटिकल मैटर है, कोर्ट तुरंत जजमेंट देगा। स्टूडेंट्स की लाइफ का मैटर है, केस चलता रहता है 5-5 साल। और ये हर स्टेट, हर गवर्नमेंट, हर पार्टी पे अप्लाई होता है। देखिए ये सिर्फ आपके पर्सनल मैटर के लिए बताई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने आप को इतना डिवाइड कर लिया है। कोई किसी पार्टी का हो चुका है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी लीडर का, कोई दूसरे का, बट एग्जैक्टली हार्म सबको हो रहा है। सिमिलरली कम्युनल वायलेंस की अगर बात करें तो स्टोन्स हर्ल्ड एट टेम्पल इन एमपी मंदसौर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रोसेशन निकल रहा था, ईद मिलद उन नबी प्रोसेशन, इसके टाइम पे इन्होंने मंदिर पे पत्थर फेंके। अब ये बात वही आती है, अब देखिए अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, बट द थिंग इज कि पिछले 10 सालों में इन मीडिया चैनल्स ने प्राइम टाइम पे हिंदू मुस्लिम की डिबेट करके इतनी नफरत भर दी है दोनों तरफ के लोगों में,
कि एक दूसरे को नीचे दिखाने में दोनों आगे आते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा 2020 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें इन्होंने कहा था अगर आप किसी और रिलीजन का अपमान कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने ही रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हो। ये स्टेटमेंट किसका था? आंसर था सम्राट अशोक। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। अगर आप किसी और रिलीजन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली अपनी ही रिलीजन को नीचे कर रहे हो, कि आपके रिलीजन की वैल्यूज ऐसी हैं कि दूसरे रिलीजन को इंसल्ट करना। ओके, तो ये इस तरह की कोटेशंस ऐसे में यूज कर लो चाहे एथिक्स में यूज कर लो। ठीक है, और उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स कोट कर दो, करंट एग्जांपल, कि ऐसे प्रोसेशन में मंदिर के पे स्टोन फेंके गए, या इसी तरह कुछ हिंदू प्रोसेशन भी होते हैं, उसमें आप मस्जिद की तरफ मस्जिद पे चढ़ जाते हैं या उसके सामने डीजे बजा के नाचने लगते हैं। ये सब अगेन आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करना आना चाहिए। निपा वायरस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी डिटेल भी जान ली थी हमने पहले। आज हम जो डिटेल में टॉपिक करेंगे वो है बुलडोजर जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस मांगे थे और फिर उसने कहा था कि हम कुछ गाइडलाइंस देंगे इसके लिए। तो इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं पहले हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है किसी क्राइम में तो इट इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर किसी एक लड़के ने किसी तरह की क्राइम को कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका घर गिरा के उसकी पूरी फैमिली को पनिश करेंगे। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पर आप ये चीज नहीं कर सकते। फर्स्ट इट हैज टू प्रूव थ्रू ड्यू लीगल प्रोसेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। पहले आपको प्रूव करना होगा कि ये इन्वॉल्व था इस क्राइम में। Second is no individual property should be destroyed solely due to their or family members' alleged involvement in criminal activities. क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रही है, आप उस इंसान को पनिश कर सकते हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं करेंगे। और अगर वो जेन्युइन केस है, लाइक कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसे हमें गिराना है, तो फिर उसमें आप प्रॉपर लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, जो कि अलग अलग सिटीज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के अंडर लिखा होता है प्रॉपर प्रोसेस कि किस तरीके से हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना है। ठीक है, वो भी हम अभी आज ही डिस्कस करेंगे, कि इस पॉइंट को अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। It proposed that the respective authorities to lay down certain guidelines on pan-India basis so that the concerns with regard to the issue raised are taken care of. अब यहाँ पर अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज, इनके अपने कुछ गाइडलाइंस हैं, अपने अपने लॉ हैं कि हमें किस तरीके से इलीगल एनक्रोचमेंट हटाना है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एक स्टैंडर्ड पैन इंडिया गाइडलाइंस जारी करेंगे कि किस तरीके से आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देगा, उसके लिए उसने सजेशंस मांगे थे। एक्स्ट्रा जुडिशियल इसकी इसकी बात कर लेते हैं। बुलडोजर जस्टिस अब ये लेकर आए योगीनाथ जी। इट रेफर्स टू एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशन, यानी कि कानून के दायरे से बाहर जाकर आप किसी तरीके से बुलडोजर यूज कर रहे हो ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, ऑफन टारगेटिंग देयर फैमिलीज एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ बुलडोजर। नो, फर्स्ट थिंग इज कि इन्हें रूल ऑफ लॉ ऐसा कहीं भी प्रोविजन नहीं है कि किसी किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ऐसा कहीं भी किसी भी लॉ में लिखा नहीं गया है। ठीक है, दूसरा कि उसकी फैमिली मेंबर्स को भी हार्म किया जाएगा उसकी गलती के लिए, ये भी हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं कहता। ओके, क्योंकि बिकॉज ये फिर ये एक तरीके की कलेक्टिव पनिशमेंट बन जाती है। आपने बीच में लॉ लेकर आए थे कि अगर आप राइट्स करते हैं और आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, सपोज आपने बस जलाई या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, उसमें आपसे वसूल किया जाएगा। वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके किया था, दैट वाज एक्सेप्टेबल। ठीक है, राइटर्स के लिए ठीक था। लेकिन यहां पर जो बुलडोजर जस्टिस चलाया गया है वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा लीगल वे में ठीक नहीं है। आपको जो भी करना है आप कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। बुलडोजर एक्शन ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुआ था 22 में, उसके ठीक है, उसके बाद नू हरियाणा में भी वायलेंस हुआ था दो रिलीजियस ग्रुप के बीच में, तब भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तरह के एक्शन लिए थे। सिमिलरली मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे, तब भी इसी तरीके से काफी सारे मुस्लिम्स के घर को जो राइट्स के एक्यूज थे उनके घरों को तोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दो तीन एग्जाम्पल है बुलडोजर जस्टिस के। In each of these cases, demolition is justified under municipal laws, either on account of action against encroachment or under the pretext of unauthorized construction.
अब आप वोट बैंक, अपने जो वोट बैंक है उनको तो दिखा रहे हो कि देखिए हमारा बुलडोजर जस्टिस, हमने क्रिमिनल्स को तुरंत पनिश कर दिया। बट एट द सेम टाइम अब जब ये लोग करने जाते हैं तोड़ने, तब वो प्रोटेक्ट क्या लेते हैं? फर्स्ट वो कहते हैं कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। सेकंड प्रोटेक्ट वो लेते हैं कि यहाँ पे एंक्रोचमेंट हुआ है, ठीक है, ये लैंड इनका था ही नहीं। ये दो रीजंस ये लोग देते हैं लीगली इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। बट अब जरा अगर हम ऑब्जर्व करें कि लीगल कंडीशंस क्या है फॉर डिमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसका बेसिस होता है म्युनिसिपल लॉ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इनैक्ट करती है अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज के लिए, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए आज मेरी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा गला लगा है, बट प्लीज थोड़ा सा बियर कीजिएगा, ओके। बट ये टॉपिक समझना जरूरी है कि आगे एग्जैक्टली प्रोविजंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के पहले हम लोग को इस चीज को समझना होगा। Alright, first is unauthorized construction. Structures that have been built without proper permits or in violation of municipal regulation, तो ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हम लोग तोड़ सकते हैं। दूसरा एंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड, जैसे रेलवे लैंड पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया, झुग्गी बना ली, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज दैट एंक्रोच अपॉन पब्लिक रोड और अदर पब्लिक स्पेसेस, ये ब्रेक की जा सकती है। वायलेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स, structures that do not comply with the prescribed building codes or safety regulation can also be demolished. And fourth category is violation of municipal regulation, that is non-compliance with the local building codes or regulation. जैसे बिल्डिंग वगैरह में है कि आप अपनी जितना आपका लैंड एरिया है, ठीक है, अगर सपोज आपका ये लैंड एरिया है तो इसमें आप पहले 15 फीट ऊपर उठा लीजिए, आपने उठा लिया, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सटेंशन रख सकते हैं अपनी बालकनी का, अपने लैंड लैंड यहीं तक है हमारा, ठीक है, लेकिन बालकनी का एक्सटेंशन हम रख सकते हैं, बट एटलीस्ट 15 फीट की हाइट के बाद, ठीक है। तो ये कुछ म्यूनिसिपैलिटीज अलाउ करती हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अलाउ नहीं किया उसके बाद भी आप वायलेट कर रहे हैं तो फिर एक्शन होगा। तो इन चार केसेस में लीगली डिमोलिशन किया जा सकता है, ठीक। लेकिन ये जो बुलडोजर कल्चर चलाया है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, वो किस तरीके से हमारे रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है? फर्स्ट, punitive एक्शन। दिस टफ ऑन क्राइम और आई फॉर एन आई अप्रोच आर punitive measure carried out without due process और प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। अब हो सकता है कि एलिगेशन लगे, सपोज 4 लोगों पे लगे, ठीक है, अब हो सकता है कि इनमें 3 कल्प्रिट थे लेकिन एक सिर्फ उनके साथ था, बट वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अब ये कोर्ट में साबित भी हो जाता है, बट तब तक तो आप उसकी फैमिली को पनिश कर चुके हो उसका घर तोड़ के, राइट। Second is it violates fundamental right. Demolishing home without following the legal procedure violate the fundamental right and due process, raising the serious constitutional concerns. Third is loss of asset. Individual may lose valuable assets and investment due to demolitions which have long-term financial implication for affected families. घर बनाना जिंदगी में शायद एक ही बार बनता है, ठीक है, मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए वो आसान नहीं है, आपने एक बार तोड़ दिया। Violates I'm sorry for my voice today. It violates the family members' right. It can displace families, leading to significant socio-economic hardship and ethical issues. It raises the ethical concern about the fairness and justice. Right? तो ये सारी चीजें एथिक्स में एज अ केस स्टडी आपको आ सकता है अबाउट ऑल दिस बुलडोजर कल्चर है। एथिक्स में इसी तरह की केस स्टडीज आएंगी आपको, तो उसमें आपको ये सारी चीजें जस्टिफाई करनी होंगी। नाउ हाउ ड्यू प्रोसेस इन डिमोलिशन कैन बी इंश्योर्ड। अब ये हम कैसे इंश्योर करें कि प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किया गया? फर्स्ट, पहले आप क्लासिफाई कीजिए प्रॉपर्टीज को, क्लासिफाई द टाइप ऑफ बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन दैट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय द स्टेट अथॉरिटीज। जैसे कि सपोज कीजिए कोई सा रोड है, वहां से निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो कल को इस रोड को ब्रॉड करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आप पहले से क्लासिफाई कर दीजिए कि सरकार अगर चाहे कल को तो इसमें से दोनों रोड के दोनों साइड से 10-10 फीट जगह ले सकती है, आपसे कंपेंसेशन देगी, बट ले सकती है। ऐसा नहीं है कि ले ही नहीं सकते, वो ले सकती है अगर कल को उसको जरूरत पड़ी रोड को चौड़ा करने के लिए। Assessing surrounding circumstances, it must strike a balance between state action and the right to adequate housing and resettlement. ठीक है, अब अगर आपने किसी का घर ही पूरी तरीके से ले रहे हो कि हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से रोड निकलना है तो आपका घर हटाना पड़ेगा, बट फिर उसका रीसेटलमेंट भी इंश्योर कीजिए आप। Second is data analysis on recent demolition. It is to identify a clear pattern and better understand the existing gaps in the process. A structured procedural guideline, it should in a phased manner add multiple checkboxes at each stage which need to be ticked before any irreversible step is taken. Further step, the current task of Supreme Court, that is formulating pan India guidelines, must look at the issue through multi-dimensional lens. ठीक है, अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइंस देता है वो हम देखेंगे। In course of devising the guidelines,
सुप्रीम कोर्ट मस्ट इम्पोज ए कंप्लीट मॉरिटोरियम ऑन प्यूनिटिव डिमोलिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं आती, वैसे उम्मीद है कि आ जाएंगी कल ही, अगर नहीं आती हैं तो एटलीस्ट तब तक के लिए कंप्लीट मॉरिटोरियम होना चाहिए इस तरह के बुलडोजर कल्चर पे। In legitimate instances of demolition, the guidelines should be prescribe a strict tripartite procedure to ensure that those at the receiving end are not rendered helpless without any recourse। ठीक है, जहां पर लेजिटिमेट है कि ये डिमोलिशन हमें करना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। अब मैं दिखा देता हूं आपको एग्जिस्टिंग फेस क्या है। अब ये आप थोड़ा सा प्लीज इमेजिनेशन के थ्रू चलिएगा। आप सोचिएगा कि अगर आप काम कर रहे हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। ठीक है, केस स्टडी इसी तरह से आनी है, क्योंकि आपको फर्स्ट अभी तक बर्डन ऑफ प्रूफ आपको नोटिस आ जाता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे लाई करता है ये दिखाने का कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं, एनक्रोच कर रही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज इज दिस बर्डन ऑफ प्रूफ टू शो कॉज should be shifted from the affected person to the authority। अगर अथॉरिटी कह रही है कि आपका ये इलीगल है, तो आप प्रूफ कीजिए कि ये इलीगल है। मुझे क्यों अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने पे कह रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि ये लीगल है। ठीक है, सो दिस बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू अथॉरिटी। सेकंड, पब्लिश द इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड रिकॉर्ड्स एंड रीसेटलमेंट प्लान्स इन द नोटिस। आप मुझे जो नोटिस भेज रहे हो उसी में पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए लैंड रिकॉर्ड्स की, और अगर ये जेन्युइन है, लेजिटिमेट है कि हम मेरी प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो फिर आप मुझे रीसेटलमेंट प्लान बताइए आपका। अगर आप मुझसे मेरा घर ले रहे हो तो फिर आप मुझे कहाँ रीसेटल करोगे, नोटिस के साथ ही बताइए। सेकेंड इज कि नोटिस अगर मुझे दे रहे हो तो गिव मी एम्पल टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन एज वेल एज सीक द लीगल एडवाइस एंड रिस्पॉन्ड टू द शो कॉज नोटिस। फोर्थ, एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनानी होगी स्टेट गवर्नमेंट को विद जुडिशियल एज वेल एज सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दिस शुड रिव्यू द प्रपोज डिमोलिशन इंडिपेंडेंटली। अफेक्टेड पर्सन मस्ट बी एंगेज इन डिस्कशन अबाउट ऑल्टरनेटिव हाउसिंग ऑप्शन एंड कंपेंसेशन। ऐसा नहीं कि आप मेरा घर यहां से हटा रहे हो, मुझे कहीं 30 किलोमीटर दूर दे रहे हो कि आपको यहाँ पे लैंड एलोकेट कर दिया जाएगा, आप यहाँ पे घर बना लीजिए। नो, प्लीज मुझे इन्वॉल्व कीजिए डिस्कशन में, ये डिसाइड करने में कि मेरे ऑल्टरनेटिंग हाउसिंग ऑप्शन या कंपेंसेशन क्या होगा। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया और आप मुझे इम्पोज कर रहे हो, आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो कि यहां से हटो और यहाँ पे सेटल हो जाओ, और या फिर कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाते रहो। During this phase, the needs of the vulnerable groups like children, elderly, disabled persons should be addressed. A minimum period of at least a month should be provided between the intimation of notice to demolish and its execution, allowing the affected individual time to retrieve their belongings। ठीक है, ये सब हो गया प्री डिमोलिशन फेज। ओके, केस स्टडी अगर आती है आपको तो आपको इसी तरीके से अप्रोच करना होगा, क्योंकि जब सिलेक्ट भी होते हैं बच्चे तो एक जिला परिषद में चले जाते हैं, एज अ सीईओ काम करते हैं कई बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए केस स्टडीज आपको दी जाती हैं एथिक्स में वर्क करने के लिए। सेकंड इज डिमोलिशन फेज, मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन एविक्शन प्रोसेस, अवॉइड द यूज ऑफ हैवी मशीनरी सच एज बुलडोजर्स। आप धीरे धीरे ब्रेक कीजिए घर को। अगर जैसे मेरे घर का 5 फीट एरिया बाहर आ रहा है, तो उस 5 फीट को अगर आप बुलडोजर से गिराएंगे तो बाकी का जो है वो भी उसके साथ डैमेज हो जाएगा। ओके, तो बुलडोजर अवॉइड कीजिए एंड उसको जितना है बस उतना ही ब्रेक कीजिए मैनुअली। द रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ अथॉरिटी डिमोलिशिंग द कंस्ट्रक्शन। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व कीजिए जो एक्चुअली पार्ट नहीं है उस डिमोलिशन का। प्री डिसाइड द टाइम फॉर डिमोलिशन, ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह बुलडोजर लेके आ गए, आई वॉज नॉट अवेयर एंड आपने शुरू कर दिया। Surprise demolition should be cause for punitive action against the authority। फिर उसके बाद आपने डिमोलिश कर दिया, अब रिहैबिलिटेशन फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो वी नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेम्पररी या फिर परमानेंट रिहैबिलिटेशन, एस्टैब्लिश ए स्पीडी ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म, और वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए। एंड सेकंड इज रेमेडीज सच एज कंपेंसेशन, रेस्टिट्यूशन और रिटर्न टू ओरिजिनल होम मस्ट बी कार्व्ड आउट विद इन द लॉ। ठीक है, तो ये तीनों फेज में आप ये अप्रोच लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हमने डिटेल में कवर कर लिया, बुलडोजर जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पैन इंडिया क्या गाइडलाइंस निकल के आएंगी, हम उनको इसके साथ ऐड कर लेंगे आगे। वैसे यही रहेंगी और क्या जाएगा। इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल।
अब पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये लोग कोर्ट में गए, काफी सारे पुराने एकेडमिशियन ब्यूरोक्रेट्स की, गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है आर्म्स कंपनीज को हमारे यहाँ पर इसराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट करने की, उसको बैन किया जाए, ठीक है, उसको कैंसिल किया जाए। तो ये सब लोग गए थे यहाँ पर, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट थिंग इनका ये कहना है कि देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये माना कि इसराइल यहाँ पे क्या कर रहा है, जेनोसाइड। और जेनोसाइड प्रिवेंशन एक्ट में जितनी भी कंट्रीज की पार्टी होती है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस जेनोसाइड को या तो रिड्यूस करने में मदद करें, ठीक है, या एटलीस्ट बढ़ाने में कॉपरेट ना करें, ठीक है। तो हम जो वेपन सेंड कर रहे हैं वो इसराइल अल्टीमेटली यूज करेगा गाजा में, ऐसा प्रिजम्पशन माना जा रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह होती है, दे शुड बी एग्जामिन्ड कीपिंग द लॉ ऑफ द लैंड इन माइंड। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये था कि इसराइल तो यहाँ पार्टी है नहीं हमारे सामने, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। बट ये इसको काउंटर कर रहे हैं कि सर, यहाँ पे बात इसराइल की नहीं हो रही है, बात इंडियन गवर्नमेंट की हो रही है, कि इंडियन गवर्नमेंट को कहिए कि ये एक्सपोर्ट का जो इन्होंने लाइसेंस दिया है इसको कैंसिल कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती की इसको अंडरस्टैंड करने में, कि इसराइल पार्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इसराइल की यहाँ बात ही नहीं थी, बात थी कि क्या आप गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं या नहीं। बट फिर एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन था एक्सपोर्ट करना, क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन में जुडिशरी को इंटरफेयर करना चाहिए? ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे इस पूरे मैटर में। इस पे कोई सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आना है, मैं सिर्फ आपको ये इशू समझा रहा हूँ। Supreme Court of India dismissed a petition filed by former civil servants, academic and activists। अब देखिए, पहली बात तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप वैसे यूज कर सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी की तरफ से क्या प्रेशर आ सकता है गवर्नमेंट के एक्शन पर, अगर सपोज गवर्नमेंट एक्शन जो ले रही है वो गलत है, ठीक है। तो ये जो हमारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, इन सब की तरफ से एक प्रेशर हमेशा गवर्नमेंट पर रहना चाहिए कि आप जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों की ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, राइट। तो यहाँ पे जो केस था वो था अशोक कुमार शर्मा वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट हैड sought the suspension of existing license and withholding the further license by government to public sector and private companies for exporting military equipment to Israel during the ongoing war। और हमारे राइट के प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो भी यही कहता है दैट हमें इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन के लिए वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे उठा है, लिमिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता था इस एग्जीक्यूटिव मैटर में? तो इनका मानना है कि करना चाहिए था, बिकॉज ये जो आप कर रहे हो इससे ग्रेव वायलेशन होंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के। आईसीजे इसने ये एक्सेप्ट किया था कि यस, देयर इज वायलेशन इन द गाजा स्ट्रिप ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन। और उसने कहा भी, कुछ प्रोविजनल मेजर्स जारी किए, तो उसमें उसने कहा था दैट देयर शुड बी इमीडिएट हॉल्ट टू ऑल किलिंग्स, डिस्ट्रक्शन बीइंग परपिट्रेटेड बाय इजराइल, ये भी एक्सेप्ट किया था, साउथ अफ्रीका लेके गया था इजराइल को इस केस में। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स वार्नड अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू इजराइल व्हिच मे कंस्टिट्यूट सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, एक तरफ तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जैसे यूएन क्लॉज में हमारे अगेंस्ट जजमेंट आया, बांग्लादेश के फेवर में आया, हमने मान लिया, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट में जजमेंट आया, फिलीपींस के फेवर में आया, चाइना ने नहीं माना। तो हम क्या हमेशा कहते हैं कि देखिए, इंटरनेशनल रूल्स और लॉज को कौन फॉलो कर रहा है? इंडिया, चाइना नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, इसको आईसीजे के कहने के बाद भी हमने फॉलो नहीं किया। कनाडा, यूके एंड कई कंपनीज है जिन्होंने आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, उन्होंने कैंसिल कर दी ये डील जब आईसीजे का जजमेंट आया, बट इंडिया ने कैंसिल नहीं की। अब इंडिया के अपने कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जब कारगिल वॉर हुई थी तब इजराइल ही एक कंट्री था जिसने हमें सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई किए थे। Challenges to the export of arms to Israel in various global jurisdictions, The Hague Court of Appeal ordered the Dutch government to halt the export of F-35 fighter jet parts to Israel। ठीक है, डच हो, यूके, कनाडा, कई कंट्रीज ने अपनी डील्स कैंसिल की। Many countries that are parties to Geneva and Genocide Convention have halted the supply of military equipment to Israel in furtherance of these binding obligations. Canada, Spain, United Kingdom, they have suspended licenses of companies supplying arms to Israel। तो इनको लगता है कि शायद इंडिया को भी ये चीज करनी चाहिए थी, क्योंकि एज पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, इंडिया हैज सिमिलर ऑब्लिगेशन। इंडिया इज ऑब्लिगेटेड अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन टू टेक ऑल मेजर्स विद इन इट्स पावर टू प्रिवेंट द जेनोसाइड। इस कन्वेंशन का आर्टिकल 3 क्या कहता है? इट मेक्स द स्टेट कॉम्प्लिसिटी
इन जेनोसाइड ए पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि अगर इस जेनोसाइड को बढ़ावा देने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो आप भी एक पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हो। तो हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट भी इंटरनेशनल फोरम में केस फाइल किया जा सकता है कि इंडिया ने वेपन सप्लाई किए इसराइल को और इसराइल ने वो वेपन यूज किए गाजा में, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की किलिंग हुई। ठीक है, दैट इज डन बाय आर्टिकल 3। The obligation not to supply weapons to states that are possibly guilty of war crime is an obligation directly based on common Article 1 of this Geneva Convention कि आपको ऐसे स्टेट को जो दूसरों के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उसे आर्म सप्लाई नहीं करना है। India therefore cannot export any military equipment or weapons to Israel when there is a serious risk of these weapons might be used to commit war crime। तो इनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फेल हुआ है, उसने ये चीज समझने में गलती की है। इनका कहना था कि स्टेट ऑफ इजराइल इज नॉट बीइंग ए पार्टी बिफोर द कोर्ट, बट इसराइल का यहाँ पे मैटर नहीं था, मैटर तो था कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या रोकना चाहिए या नहीं। The allegations by petitioner were with respect to conduct of India in sanctioning military exports and abetting genocide। तो ये मेन क्वेश्चन था, ना कि इसराइल की प्रेजेंस कोई क्वेश्चन था यहाँ पर। दूसरा, Supreme Court reasons that seeking a suspension of license with regard to contracts with international entities may involve the breach of contract। अब हो सकता है कि इंडिया का इसराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको ये आर्म सप्लाई करेंगे, या पहले से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर वो ब्रीच हो जाएगा। ओके, बट अदर कंट्रीज ने भी तो ब्रीच किया ना, यूके, कनाडा, स्पेन, इन लोगों ने भी तो कैंसिल किया ना, तो इंडिया को भी करना चाहिए था, ऐसा इन लोग का मानना है। थर्ड, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रेंट ऑन कोर्ट्स एंटरिंग एरियाज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उसका कहना था कि यार फॉरेन पॉलिसी के मैटर में अगर कोर्ट इंटरफेयर करने लगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन होते हैं जो इंडिया ने साइन किए, दे मस्ट बी रेड इनटू द लॉ ऑफ आवर लैंड। सेकेंड आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्रग, जहां पर एक ड्रग है जिसने एग्जीक्यूट करके कुछ क्लेम किया था कि हमारी इस दवाई से आपकी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एक बीमारी होती है प्रेस बायोपिया, इसका मतलब होता है कि आप पास में रख के कोई चीज रीड नहीं कर पाते हो, आपको लेंस की मदद की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्लेम किया था कि हमारा ये जो आई ड्रॉप है ये आपकी लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने गलत क्लेम किया था। इट वॉज नॉट सब्सटेंटिएटेड बाय एनी साइंस और क्लिनिकल ट्रायल्स, हालांकि ये लोग कहते हैं कि हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किया है, बट सीडीएससीओ ने अंडर दिस एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इन्होंने कहा कि आपके क्लेम्स फेक हैं और आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। तो सीडीएससीओ ने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसमें एक इंग्रेडिएंट यूज होता है दैट इज पिलोकार्पाइन, लेकिन इसका यूज धीरे धीरे कम होता चला गया क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द बेटर ड्रग्स। लेकिन ये जो इंडियन ड्रग थी इसने इसी को यूज किया था, पिलोकार्पाइन को। The intervention of the CDSCO in this case clearly is an attempt to reinforce the Drugs and Magic Remedies Act। अब ये क्यों सबसे ज्यादा न्यूज में आया? ये न्यूज में आया क्योंकि पतंजलि की वजह से सबसे ज्यादा फेक क्लेम अगर कोई करता है इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो पतंजलि है। So it is the duty of the government to set store entirely by scientific data and rein in unsubstantiated claims about drugs no matter who makes them। ठीक है, ये जो फेक ड्रग्स क्लेम्स और ये सब है ना, इस पे हम लोग एक सेपरेट सेशन जरूर करेंगे क्योंकि पतंजलि का मैटर इतना हाईलाइट हुआ है कि यू नेवर नो, कल को 10 मार्कर्स में आ भी सकता है कि हमारे यहाँ पे ये जो फेक क्लेम्स वगैरह किए जाते हैं, आदिवासी ऑयल ने भी वही किया। ठीक है, तो ये जो फेक क्लेम्स किए जाते हैं इनको हम किस तरीके से रिस्ट्रेन कर सकते हैं, छोटा सा डिस्कशन करेंगे 20 मिनट्स का। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। अब इसे मैंने आपके लिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल रखे हैं और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, समिट ऑफ द फ्यूचर, इसकी हमने तब भी बात की थी जब एक बार आर्टिकल आया था, जस्ट अ सेकंड मैं इसको हटाता हूँ। एक बार आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू कि इंडिया किस तरीके से ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की, इसमें भी जो क्लाइमेट में हमने अचीव किया है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल, वो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं ताकि ये जो नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड है ये और ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो इस समिट की बात हमने तब भी की थी, एक बार रिवाइज कर लेना उसको भी। दूसरा, दिस समिट ऑफ फ्यूचर इट एम्स टू एड्रेस की ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी। The focus is on finding multilateral solutions that ensure future generations have a safe, secure world।
आपने सुना होगा कि हम लोग को कंजम्पशन ऐसा करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को मीट कर सके। ऐसा नहीं कि इस जनरेशन ने सब एग्जॉस्ट कर दिया, अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है। तो क्या हमें इस आर्टिकल को भी एक लीगल बेसिस देना चाहिए या नहीं, यही कोशिश है, यही मेन इशू है यहाँ पर। The article emphasized the concept of future generation rights, which advocate for the protection of rights of those who are yet to be born, ensuring they inherit a livable planet. The rights of future generations are linked with climate justice, emphasizing that current generations should not diminish future generations' ability to thrive. अब इस आर्टिकल को ना आप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको हर जगह यूज कर सकते हो। आप इसको एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हो, आप इसको एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम लोग इंटर जनरेशन इश्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है। दिस टॉपिक अलाइंस विद इंटरजनरेशनल एक्विटी वेयर टुडेज एक्शन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट आर बैलेंस्ड विद देयर इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। आज हम जो एक्शन ले रहे हैं वो बैलेंस रहे फ्यूचर जनरेशन आने। अब आज हम लोग डैम बना देते हैं, ठीक है, कल को 20 साल 30 साल बाद ग्लेशियर और तेजी से मेल्ट होते हैं और वो डैम बर्स्ट हो जाता है, और उस वक्त जो जनरेशन वहां रह रही होगी, जी रही होगी, उसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आज हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा, और उसे सफर कौन करेगी, हमारी अगली जनरेशन। सो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन टुडेज एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। लीगल डिबेट्स। The debate on whether the rights of future generation are legally enforceable emerged from academic article। अब क्या आज आप इस बेसिस पे केस कर सकते हो कि सर ये जो एक्शन लिया जा रहा है इससे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी? क्या आप लीगली केस फाइल कर सकते हो? दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट विद इन एकेडमिक्स। कुछ स्कॉलर्स का आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट दीज राइट्स कि ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। जबकि कुछ प्रोपोनेंट्स भी हैं, जैसे एक कंट्री है वनुआटू, इनके काउंसिल का यही कहना था, इनका कहना था कि यस वी हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दी फ्यूचर जनरेशन। हमें उन्हें एक ऐसा प्लेनेट देना है जो लिवेबल हो, ऐसा नहीं कि पूरा डिस्ट्रॉय करके दे दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज सीन केसेस रिलेटेड टू फ्यूचर जनरेशंस इंक्लूडिंग Vanuatu's legal pursuit of climate justice। लीगल जजमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अपनी अपनी कंट्रीज में अलग अलग लॉज, जैसे पाकिस्तान कोलंबिया में, उन्होंने भी इन्वोक किया है प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल जस्टिस को। जिस तरीके से हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो गंगा और यमुना है दे आर ए लीगल एंटिटी। दैट मीन्स कि गंगा और यमुना को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप केस कर सकते हो गंगा और यमुना के बिहाफ में कि मुझे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जब आप किसी को एक लीगल एंटिटी मान लेते हो ना, जैसे एक कंपनी है उसको आपने लीगल एंटिटी मान लिया, उसका मतलब ये है कि अब इस कंपनी के बिहाफ में आप पर भी केस हो सकता है या आप भी इस कंपनी पर केस कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीगल एंटिटी। तो गंगा यमुना को जब ये स्टेटस दिया गया उसका यही कंसेप्ट था। Maastricht principle. These principles assert the human rights of future generation and call for integrating them into global as well as national policy, especially environment sustainability के रिस्पेक्ट में एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। इतना भी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए हमारी आज की जनरेशन को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, पूरी सॉइल जो है वो सलाइन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। इतना ज्यादा उसमें हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है पंजाब में, बट इसी लेवल से अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो फ्यूचर जनरेशन वहां एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगी। ठीक है। Judicial action on climate. Courts ruling from Pakistan and Colombia had underscored the importance of protecting the environment for future generations, with decisions linking climate justice to responsibility of the present generation. प्लैनेटरी बाउंड्री एंड ओवरशूट डे। ओवरशूट डे आपको पता होगा ना, मतलब साल का वो दिन जब हम लोग इतना कंज्यूम कर लेते हैं जितना साल भर में हमें करना चाहिए था, ठीक है, या हमने इतना कंज्यूम कर दिया है जितना अर्थ की कैपेसिटी रीजनरेट करने की कैपेसिटी से बियॉन्ड जा चुके हैं हम। तो ये कभी मनाया जाता था दिसंबर में, फिर जब आप लोग स्कूल वगैरह में रहे होंगे तब ये धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, और आज ये हो जाता है जुलाई में। यानी कि हम जितना अर्थ रीजनरेट कर सकता है पूरे साल में उतना हम सिर्फ 6 महीने में कंज्यूम कर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हाईलाइट किया है दैट ह्यूमैनिटी हैज ऑलरेडी सरपास सेवरल प्लैनेटरी बाउंड्रीज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस।
ओवरशूट डे, दिस हैज शिफ्टेड टू क्रिटिकल पॉइंट। आपका अगर, जब हम लोग छोटे थे एक्चुअली स्कूल में, जब हम लोग दिसंबर के अराउंड ये मनाया जाता था, मतलब बहुत छोटे, आप यू कैन से 98-99 की बात है, ठीक है। बट आज ये होते होते जुलाई में सेलिब्रेट होता है अब ये। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना तेजी से कंजम्पशन कर रहे हैं और किस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है। ऑब्लिगेशन फॉर प्रेजेंट जनरेशन, करंट जनरेशन हैव ए मॉरल एंड लीगल इंपेरेटिव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, especially in managing natural resources and environmental sustainability. Various international and national frameworks support this, take a UNFCCC, CBD, desertification, and so on. The youth engagement in climate issue is vital as future generation will bear the brunt of current inaction on environmental matter. अब इसमें वो उस लड़की को टैग कर देना, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, एक लड़की थी छोटी सी, गुटेनबर्ग या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, ठीक है, वो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट बनी हुई है। तो यूथ को एंगेज करना जरूरी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन है मिस्टर धनखड़, इन्होंने काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो वुमेन को आगे लेकर आए विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है। और ये जो आर्टिकल लिख रही हैं, शी इज ऑल्सो ए जॉइंट सेक्रेटरी इन राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पे कुछ एक एक्शन है जो आप कोट कर सकते हो इन योर एग्जाम। फर्स्ट, विद एन एम ऑफ स्ट्राइकिंग ए जेंडर बैलेंस एट द राज्यसभा सेक्रेटरीट। अब होता है क्या है कि यहाँ पे ना काम कई बार लेट नाइट तक भी चलता रहता है, तो जनरली मैन को ही प्रेफर किया जाता था अभी तक। हाउस ड्यूटी वर कन्वेंशनली कंसिडर्ड ए मेल डोमेन बिकॉज दे इन्वॉल्व लेट सिटिंग्स। So chairman Mr. Dhankar felt the need to break such stereotype, and all the gazetted women officers of the secretariat were trained to perform house related duties. ठीक है, राज्यसभा की हाउस रिलेटेड ड्यूटीज में अब विमेन को ज्यादा आगे लेकर आए हमारे करंट चेयरमैन। तो ये एक पॉइंट हो गया जो आप कोट कर सकते हो कि जहां पे अभी तक मेल डोमेन ही माना जा रहा था, वहां पर विमेन को अब एनकरेज किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर कभी एकदम सडनली कुछ हो, लेट नाइट कोई चीज डिसाइड करनी हो, तो यहाँ पे एक वाहन ऐप इंट्रोड्यूस की गई है। An application-based system called Vahan was introduced to address the problem of commutation during the late sitting hours. Through this app, women officers can avail themselves of commutation facilities during the odd hours. Some women officials of the Secretariat have been appointed as chamber attendants, and this has created a favorable atmosphere even inside the house for women MPs. ठीक है, इनको चैम्बर अटेंडेंट भी बनाया गया है यहाँ पर। Similarly, women officers have been appointed in key position and leading roles in the Rajya Sabha Secretariat. Besides high skill based work such as officiating in Parliamentary Standing Committee of Rajya Sabha is being done by women at various levels. Even some senior position in security service are being occupied by women officers. अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, आई गॉट कर्मयोगी, आप जानते होंगे कर्मयोगी हमारे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विमेन ऑफिसर ऑफ द सेक्रेटेरिएट हैज बीन अपॉइंटेड एज मास्टर ट्रेनर फॉर आई गॉट कर्मयोगी भारत। अगर और कोई पॉइंट कोट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इस पॉइंट को जरूर कोट करना। ओके, आगे चलते हैं। अब न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ काम का नहीं है। आगे देखिए, तमिलनाडु का जो एजुकेशन इश्यू है उसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। मैंने इसको रिस्पेक्ट में आपको क्लैरिटी के साथ पॉइंट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिए थे। आप में से अगर कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं तो प्लीज उस पर एक्टिव रहो, क्योंकि हर चीज वीडियो रिक्वायर नहीं करती, ठीक है। कुछ चीजें डायरेक्ट भी पोस्ट की जा सकती हैं। तमिलनाडु का इशू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीएम श्री, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे बात है इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर। उसके रिस्पेक्ट में दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 355 एंड 356। अब मणिपुर में इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई है, उसके बाद भी सेंटर ने अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। बंगाल में जरूर सेंटर और यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट भी बोल चुकी है मुझे एक्शन लेना होगा। तो बंगाल की सिचुएशन मणिपुर से ज्यादा वर्स्ट तो नहीं हो सकती। बंगाल में लगाना है लगाओ, बट मणिपुर में आज तक क्यों नहीं लगाया, इतने सीरियस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस होने के बाद भी। फर्स्ट थिंग इज कि लॉ एंड ऑर्डर इज एन इशू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर 7th शेड्यूल, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 356 Part 18 of our Constitution, Article 355, 356 deal primarily with the affairs of government in a state. Article 355 क्या कह रहा है? It imposes a duty on the center to protect every state from external aggression, यानी कि अगर सपोज चाइना का अटैक जैसे अरुणाचल पे हुआ था एक टाइम, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, ये बहुत ही वेग टर्म है। अब सपोज कीजिए कि बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो रहे या धांधलियां हो रही है, या कहीं पे वर्कर्स को बहुत तेजी से ले आउट किया जा रहा हो कि जाइए, बंद हो गई फैक्ट्री जाइए,
ठीक है? अगर इस तरह के प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसको भी इंटरनल डिस्टर्बेंस काउंट कर लिया जाता है कई बार। इंदिरा गांधी जी ने इसका बहुत मिसयूज किया था। मैंने आपको बताया भी था कि सीआईए जो अमेरिका की जासूस थी, उसने उनकी जो रिटायर हुए बाद में हेड, उन्होंने कई बार सीरियस एलिगेशन लगाए कि हमने तो इंदिरा गांधी को पर्सनली भी पैसे पहुंचाए थे। जब वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी, केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी 1959 में, तब हमने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जी को पर्सनली पैसे दिए कि इस सरकार को गिराओ कैसे भी, क्योंकि उस टाइम वॉर चल रही, आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही थी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब इंडिया जैसी कंट्री में अ, अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दो स्टेट्स में, वो भी बंगाल अच्छा खासा बड़ा स्टेट है, ठीक है, इन दो स्टेट्स में कम्युनिस्ट रिजीम वर्क करें। और इंदिरा गांधी जी ने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरल में, उसको डिसमिस कर दिया। और एलिगेशन बाद में ये लगे कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी जी, इन सब ने सीआईए से पैसे लिए, यानी कि यूएसएस से। ठीक है, तो इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा मिसयूज किया इंदिरा गांधी जी ने, ये कहकर कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। अब प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं कह सकते आप, ठीक है, बट इसको काफी मिसयूज किया गया। और दूसरा, पहला तो प्रोटेक्ट करना है स्टेट्स को, और दूसरी सेंटर की ड्यूटी है टू इंश्योर दैट एवरी स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 356 बात करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज नहीं कर पा रही स्टेट गवर्नमेंट, तो आप इंपोज कर सकते हो प्रेसिडेंट रूल इफ ए स्टेट कैन नॉट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हालांकि अंबेडकर जी ने जब इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा भी था कि आई विश कि कभी भी आर्टिकल यूज करने की नौबत ना आए। बट जैसा कि देखा गया सिंस टाइम ऑफ इंदिरा गांधी से लेके आज तक इसका जम के मिसयूज हुआ है इस आर्टिकल का। आर्टिकल 356 was misused on several occasions, removing elected governments that enjoyed majority in the states. बोमई केस 1994 के बाद इस आर्टिकल का मिसयूज थोड़ा सा कम हुआ, ओके, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के रिस्पेक्ट में कहा दैट दिस शुड बी इम्पोज्ड ओनली इन इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, यानी कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लाई है, गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये नहीं कि प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया, हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, नॉट ऑन दैट रीजन। इट ऑल्सो हेल्ड दैट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये एक सबसे अच्छा डिसीजन था इसका कि प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज कर दिया गया, आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट अगर कहता है कि ये गलत है, तो जो जिस गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया उसको वापस से री इंस्टेट किया जा सकता है। ओके, स्कोप ऑफ आर्टिकल 355 हैज बीन वाइडेंड बाय वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। इसके अलावा ये जो इतनी सारी कमीशन बनी है, सरकारिया कमीशन, ये वेंकटचलैया कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्क, ठीक है, पुंची कमीशन 2010 में, इन सब ने यही कहा दैट आर्टिकल 355 नॉट ओनली इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन यूनियन बट आल्सो ग्रांटेड द पावर टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ दैट ड्यूटी। तो मणिपुर केस में आपने अभी तक ये ड्यूटी क्यों नहीं निभाई? जस्ट टेक ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं रोक पा रही हो वायलेंस को। The imposition of present rule under Article 356 must be used as a last resort in situation of utmost gravity and urgency। अब मणिपुर में जो हालात हैं वो पूरी तरीके से डिमांड करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन इन मणिपुर इज ऑलरेडी वेरी ग्रेव, बट उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं लगाया आज तक, क्योंकि दोनों जगह सेम ही पार्टी रूल कर रही है। ये अफ्रीकन चीता के रिस्पेक्ट में, बट इसमें ऐसा कोई काम के पॉइंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ, और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं आपको कहता हूं कि अगर असली ग्रोथ आएगी तो वो न्यूक्लियर एनर्जी आएगी। और न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक मेंस का सेशन दिया था ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्योंकि जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करता है। आप सोचिए कि रेलवे अपना एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा ले और रेलवे को रिक्वायर्ड पूरी पावर सिर्फ इसी प्लांट से आ जाए, तो ग्रिड पे ऑलरेडी प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और ये कैप्टिव टाइप के होंगे, यानी कि रेलवे खुद ही लगाएगा और अपने खुद के यूज के लिए, सेल करने के लिए नहीं। स्मॉल मॉड्यूलर वाला रिएक्टर वाला अगर मेंस का वीडियो नहीं देखा ना, उसको देख लेना, वो प्रॉपर 10 मार्कर में आने का पोटेंशियल रखता है। अब तो गवर्नमेंट ने 100 दिन में अपने क्या क्या काम किए हैं। फर्स्ट, इन्होंने अनाउंस किया कि हम 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाएंगे, 15 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की इन्होंने, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इन्होंने फंड क्रिएट किया 1 ट्रिलियन रुपीज का, वेरियस इनिशिएटिव्स टू ड्राइव ई मोबिलिटी, अभी ये एक और प्लान लेके आए ई मोबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए बायो E3 पॉलिसी लाए, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और बायोबेटिक गैप फंडिंग
की स्कीम लॉन्च की गई है फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,000 करोड़। ऑफशोर मतलब हमारी कोस्ट से बियॉन्ड ओशियंस में। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी डन इन मेंस 450 प्लस लास्ट ईयर किया था। इसका लिंक डाल दूंगा मैं, इसका और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इन दोनों का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। देख लेना, नोट्स बना लेना, ताकि फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम उसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते प्रीलिम्स तक आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बन जाएंगे, आई होप दैट। और अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप उन पे रिलाय मत कीजिए कि दूसरों की लिखी हुई लैंग्वेज जो अल्टीमेटली बाद में आती है, मेंस बुकलेट एंड ऑल दोस, वो सब आप पढ़ लोगे और याद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया थ्रू आउट द ईयर तो यूपीएससी इज नॉट गोना बी दैट इजी फॉर यू। ओके, प्रीलिम्स की आप टेंशन मत लीजिए, प्रीलिम्स काफी हद तक फैक्चुअल साइड पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको मेन सीरीज अलग चला रहा हूँ। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज 20 से स्टार्ट हो जाएगी, इसी मंथ की 20 से 3 दिन बाद। स्लाइडिंग ऑयल एंड ओएमसी मार्जिन ऑफर रूम फॉर फ्यूल प्राइस कट। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सरकार जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरते हैं, ये $70 पर बैरल से नीचे आ चुका है, $120 से ऊपर चलता था। ठीक है, उसके बाद भी ये लोग जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं करते हैं कंज्यूमर को। हमने रशिया से बहुत सारा डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा, बट कंज्यूमर को कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं किया गया। सिर्फ सरकार क्या करती है, अपने सेस लगा लगा के अपनी तिजोरी भरती रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज कि प्राइस कट करते हैं, सपोज ₹4 ₹6 जितना भी, उससे क्या होता है कि हमारी जो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने से हर चीज थोड़ी सी सस्ती हो जाती है कंपैरेटिवली, एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा तो हमारे आरबीआई के पास स्कोप हो जाता है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में जो रेपो रेट है उसको और ज्यादा कट डाउन कर सकता है। रेपो रेट कट डाउन होने का मतलब है कि आपके जो लोन है वो और ज्यादा चीप हो गए, सस्ते हो गए। लोन सस्ते हो गए तो लोग और ज्यादा लोन लेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में से प्रोडक्शन बढ़ाने में। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली आपके मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और लोगों की परचेसिंग पावर अब ज्यादा है क्योंकि उनके खर्चे कम हो गए, तो आपके मार्केट में एक डिमांड जनरेट होती है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कंपनीज होती है वो और ज्यादा प्रोडक्शन एनहांस करती हैं, और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली उनको और ज्यादा वर्कर्स रखने पड़ते हैं, तो अब अल्टीमेटली हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बेटर होती है। तो ये पूरी साइकिल कहाँ से शुरू होती है, ये जो कट होगा यहाँ से उससे। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, जैसे जैसे फ्यूल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरते गए सरकार यहाँ पे टैक्स बढ़ाती चली गई। अब देखिए पेट्रोल के रिस्पेक्ट में आई कैन से कि चलो ठीक है पेट्रोल की बढ़ा लो, कई बार लोग अननेसेसरी भी बाइक लेके घूमते रहते हैं, बट डीजल इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके रेट आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मनमोहन सरकार ने एक बात का ध्यान रखा था कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने दो, लेकिन डीजल प्राइसेस को वो हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे, चाहे उन्हें टैक्स ही क्यों ना रिड्यूस करने पड़े। क्योंकि मनमोहन सिंह एक बात समझते थे कि डीजल प्राइसेस बढ़ना यानी कि एग्रीकल्चर में जनरेटर्स का भी यूज होता है कई जगहों पर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर एमएसपी बढ़ानी पड़ती है तो सरकार पे ही बर्डन पड़ता है, और अगर एमएसपी ना बढ़ाएं तो फार्मर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। और इसी डीजल की वजह से अल्टीमेटली आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और उस वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है फिर। ठीक है, इसे मैं कहता हूं कि अगर अभी तक हमने सबसे अच्छे कोई प्राइम मिनिस्टर मिले तो वो मनमोहन सिंह मिले थे, लेकिन शायद हमारा देश उस लायक नहीं था कि वो इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर को डिजर्व करे। मीडिया ने बहुत बदनाम किया, बहुत ज्यादा, स्पेशली 2011 से जब से ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। एंड वी लॉस्ट ए जैम एक्चुअली, सीरियसली। वैसे प्राइम मिनिस्टर इस देश को दोबारा मिलेंगे भी नहीं। यहाँ पे ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि लेबनान के साथ शायद ऑल आउट वॉर हो सकती है। लेबनान जहाँ पे हिजबुल्लाह एक्टिव है, अभी तो थोड़े बहुत रॉकेट वॉकेट एक्सचेंज हो रहे हैं, बट ऑल आउट वॉर भी हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। तालिबान कॉल ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन। अब जाहिलों का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दो ही देश बचे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो पोलियो रेडिकेट नहीं कर पाए। अब तालिबान ने कहा है कि हम बैन कर रहे हैं, हम पोलियो वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। मत करो, तुम्हारी मर्जी। ये सब स्पोर्ट्स न्यूज है, आगे बढ़ते हैं साइंस पेज पर। साइंस पेज पे देखिए एक छोटी सी बात है, कुछ इसमें कुछ काम का नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग कैन मेक लार्ज स्केल मॉडल इवन बेटर। अब मैंने आपके साथ ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग भी। ठीक है, मेंस 450 प्लस में डिटेल में डिस्कस कर दिया था। एट द सेम टाइम ये सेम चीज मैं आपकी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के टाइम पे डिस्कस करूंगा, लेकिन वो शॉर्ट में होगी। वहां पे हम इनके चैलेंजेस, एडवांटेज, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस ये सब नहीं देखेंगे। ठीक, वहां पे सिर्फ हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और इससे रिलेटेड करंट में जो भी चल रहा होगा वो देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बेटर बना सकती है। कैसे? क्योंकि इनको ट्रेन करने के लिए आपको काफी सारी एनर्जी कंजम्पशन होता है।
अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू कंप्यूटिंग का यूज करेंगे तो इनकी ट्रेनिंग हम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं, और उससे क्या होगा कि हमारी पावर का जो ओवर कंजम्पशन हो रहा है, फिर उनको प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज हो रहा है उसको हम कट डाउन कर पाएंगे। यानी कि हम ये जो पूरा अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। इतनी सी एक सिंगल लाइन में इन्होंने पूरी आर्टिकल में ये बात लिखी है। इस मंथ काफी सारे सबमिट होने वाले हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, 4 सबमिट है। फर्स्ट फर्स्ट सबमिट होगा, कॉप मीटिंग होगी बायोडाइवर्सिटी के लिए कैली कोलंबिया में, ठीक है, सीबीडी। सेकंड होगी यूएनएफ ट्रिपल सी क्लाइमेट चेंज पर अजरबैजान में। थर्ड मीटिंग होगी सीसीडी डेजर्टिफिकेशन की सऊदी अरेबिया में। एंड फोर्थ मीटिंग होगी ऑन प्लास्टिक्स इन साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये सब नवंबर तक चलेंगी, ये मीटिंग्स होंगी, और इनसे जो भी आउटकम निकल के आएगा उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज नोट्स में भी। ओके, so that's it for this session, and do join the mains course, because that's really gonna do wonders for you in 2020 mains. Okay, it just come at 599 rupees. This fees is even lesser than a school going student for a tuition, and at the same time prelims revision series you must enroll. Okay, it come module wise, ठीक है, और इसमें हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ स्टैटिक तो साथ साथ कवर करेंगे पैरेलली, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम लोग पिछले 3 साल के जितने भी न्यूज आर्टिकल्स रहे हैं उनको विद प्रूफ, ठीक है, मैं हमेशा आर्टिकल्स की स्क्रीनशॉट जरूर लगाता हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे बच्चों को कि हवा में कुछ ये पढ़ा रहे हैं, नो। जैसा जैसा अलग अलग न्यूज़पेपर में आया वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको प्रीलिम्स है वो काफी हद तक फैक्चुअल आ रहा है। और मैंने अभी सबसे पहले साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, हम इन दो पे फोकस करेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये 3 मॉड्यूल्स हम लोग जनवरी के बाद करेंगे। पहला हमारा फोकस होगा साइंस टेक एंड एनवायरमेंट के मॉड्यूल्स पे, ठीक है, तो ये हम दिसंबर तक पूरा पीछे का बैकलॉग क्लियर कर लेंगे 3 साल का। उसके बाद फिर जनवरी से हम बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉड्यूल प्लस इनके जो चलते रहेंगे करंट जनवरी से वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक ये प्रीलिम्स में गेम चेंजर है, यही डिसाइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के इजी आएंगे, ये आपसे बन जाएंगे, इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स पे ही डिपेंड करेंगे। तो ये वो सेक्शन है जो शायद लगभग हर बच्चे का तैयार रहता है, बट ये जो सेक्शन है ये ही आपका सब कुछ डिसाइड कर देता है। ओके, तो इन पे हम लोग अभी स्पेशल फोकस करेंगे, अभी से 20 सितंबर से स्टार्ट होगी। आप में से जिन्होंने ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की प्लीज कर लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।